प्री क्लास का। उसके बाद मैं नेक्स्ट जब अगली बार आऊँगा तो रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे। तो अभी हमारे पास 2 दिन बचे हैं, तो अभी मैं डाउट्स नहीं लूँगा। आज मैं प्रॉफिट लॉस शुरू करूँगा, कल ख़त्म करेंगे, ठीक है। 2-4 डाउट्स, ज़्यादा डाउट्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों बैच सेम लेवल पे हों, कल आपकी एक क्लास मिस हो गई थी, ठीक है। ऑलरेडी आप एक क्लास उनसे आगे चल रहे थे, ठीक है, तो वो बराबर हो गया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम करेंगे। अभी आपका आज होगा प्रॉफिट लॉस, कल प्रॉफिट लॉस, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो सबसे पहले हम डाउट सेशन रखेंगे, जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। आपने क्वेश्चंस करे होंगे, कितने हुए हैं ऑन एन एवरेज? 20 हो गए हैं। तो अगर 20 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, ठीक है। 25 हो गए तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही सिंपल टॉपिक अगेन, ठीक है। कोशिश करनी है अगेन इस टॉपिक को पढ़ते वक्त कम से कम फॉर्मूलों से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लाभ और हानि, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस टॉपिक में लाभ और हानि में, क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। एक होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? वो प्राइस जिस पे चीज खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, वो मूल्य जिस पे चीज बेची जाती है। लाभ कब होगा? जब ज्यादा की बेचोगे, भाई जितने की खरीदी उससे ज्यादा की बेचेंगे तो लाभ। और हानि कब होगी? जब खरीदी ज्यादा की होगी, बेची कम। अभी कुछ बेसिक टर्म्स है जो हर किसी को वैसे ही पता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जो आपकी जेब से उस प्रोडक्ट पे लगा होता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्रय मूल्य वो पैसा है जो मेरी जेब से उस प्रोडक्ट पे लगा। विक्रय मूल्य वो मूल्य जो फाइनली मेरी जेब में आया उसको बेचने के बाद। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला मैंने एक स्कूटर खरीदा 20,000 रुपए का सेकेंड हैंड, उसको ठीक करा 3,000 रुपए लगे, तो मेरी जेब से कितने पैसे लग चुके हैं? 23,000। मान लो मैं किसी जगह ले गया उसे बेचने के लिए, तो उसको आने लाने और ले जाने में सपोज 2,000 रुपये मेरा किराया लग गया, तो मेरी जेब से कितने पैसे चले? 25,000। अब मैंने वो स्कूटर कहीं बेचना था, उस मार्केट में जिसके थ्रू बेचा वो स्कूटर, वो कहता है मैं आपका स्कूटर तो बिकवा दूंगा, बट जितने का भी बिकेगा उसमें से 5,000 मैं रखूंगा। अब उसने वो स्कूटर 35,000 का बिकवा दिया, तो उसने मुझे पैसे कितने दिए? 30,000। तो अगर मैं देखूं मेरा क्रय मूल्य क्या है? 25,000। मेरी जेब से स्कूटर पे जो पैसा लगा टोटल 25,000, मेरे पास फाइनली आया कितना? 25,000। सो क्रय मूल्य 25,000, विक्रय मूल्य 30,000। सो कितने का प्रॉफिट? 5। सो क्रय मूल्य वो मूल्य जो आपकी जेब से प्रोडक्ट पे पैसा लगा, विक्रय मूल्य जो आपके पास फाइनली आया। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ में भी बहुत काम का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई प्रॉफिट हो रहा है हमें, लॉस हो रहा है। अब उसका तभी आप सही से पता लगा पाओगे जब आप अपना सही से क्रय मूल्य पता लगा पाओगे, सही से विक्रय मूल्य पता लगा पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको पता है क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ तो क्या होगा? लाभ। और क्रय मूल्य ज्यादा हुआ तो हानि। हमेशा हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जैसे विक्रय मूल्य जो भी जितने का बेचा है माइनस जितने का खरीदा, यानी कि विक्रय माइनस क्रय। अगर वो आंसर धनात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया तो लाभ। अगर वो आंसर ऋणात्मक आ गया, नेगेटिव, तो हानि। ये बात समझ आई? ठीक। अब इसके बाद पूरे चैप्टर में अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है जो यहाँ लिखा गया है। ये पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे पता है कई लोग इतना बोलने के बाद भी इसको गलत करेंगे, तो जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करी जाती है। यानी कि आप अपने लाभ प्रतिशत को जब भी हल करोगे या हानि प्रतिशत को जब भी हल करोगे, तो बेस क्या होगा? क्रय मूल्य। यानी कि पॉइंट क्या कह रहा है, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कोई चीज 12 रुपए की खरीदी, सीपी मतलब क्रय मूल्य,
एसपी मतलब विक्रय मूल्य, 15 की बेची, 12 की खरीदी, 15 की बेची, लाभ हुआ या हानि? लाभ। कितने का? किसकी तुलना में? तो 3/12 इंटू, अब 3/12 होता है 1/4, और 1/4 तो 25% का लाभ। ये समझ आ गया सबको? सेकंड पार्ट क्या होगा आंसर? हानि तो लिखा ही हुआ है, वैल्यू ही बतानी है। 15 की खरीदी, 12 की बेची, तो कितने का नुकसान? 3 का। इसके रिस्पेक्ट में तो 3/15 इंटू, तो 1/5 इंटू 100, 20% की हानि। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर मेरे पास क्रय मूल्य है, मेरे पास विक्रय मूल्य है, मुझे लाभ पता लगाना है या हानि, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम विक्रय में से क्रय को घटाएंगे। अगर वो आया धनात्मक तो लाभ, अगर वो आया ऋणात्मक तो वो हानि। तो ये आपको बताना चाहिए। जो लोग लेट आए हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट सबसे बेसिक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो आगे पूरे चैप्टर में परेशानी होगी। क्या बात करी हमने अभी तक कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो मूल्य जिसपे चीज खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य वो मूल्य जिसपे चीज, ये जो अभी आए हैं आप ही के लिए रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक आप और एक वो, ठीक है, उसके बाद भी अगर फोकस नहीं होगा तो गड़बड़ है। देख नहीं रहा? आपको तो मैं बोल भी नहीं रहा, बोल मैं उनको रहा था, ठीक है, बट तुम बीच में आ गए, ठीक है। नहीं, तुम्हें लग रहा होगा ना, तुम्हें तो लग सकता है, ठीक है। मैं जिनको बोल रहा था वो इनको, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, तो मैं उन्हीं को बोल रहा था। ये रिपीट सिर्फ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जो लेट आए हैं, ठीक है, क्योंकि फिर पता चलेगा आगे परेशानी होती गई पूरे चैप्टर। क्रय मूल्य वो मूल्य जिसपे चीज खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य वो मूल्य जिसपे चीज बेची जाती है। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो हम हमेशा क्या करते हैं? विक्रय में से क्रय को घटा देते हैं। अगर आंसर धनात्मक आ गया तो लाभ, अगर आंसर ऋणात्मक आ गया तो हानि, ठीक है। वरना कई जगह लोग दो फॉर्मूलों की भी बात करते हैं, कहते हैं लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय माइनस क्रय, क्योंकि लाभ तभी होगा जब विक्रय बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटा। हानि कब होगी? जब क्रय बड़ा होगा, तो क्रय माइनस विक्रय, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो गए तो ना लाभ ना हानि। मैंने आपको बोला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जो आपकी जेब से प्रोडक्ट पे लगेगा, होगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो फाइनली आपके पास आएगा वो होता है विक्रय मूल्य। आप क्लास का टाइम क्या है? आपसे पूछ रहा हूं जो अभी आए हो, लेट क्यों हो गए हो इतना? क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल गए थे? ठीक है। क्रय मूल्य वो मूल्य जिसपे चीज खरीदी गई, विक्रय मूल्य वो मूल्य जिसपे चीज बेची। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट पे जो जो पैसा आपकी जेब से लगता है वो क्रय मूल्य। मान लो मैंने सपोज एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा, वहां पर मैंने कुछ बेंचेस मंगवाए। अब मान लो वो बेंच में जहां से खरीद के आया 54,000 रुपए के बेंच थे, ठीक है। मतलब जहाँ गया, सपोज मैं एक मार्केट में जाता हूँ, अब जा रहा हूँ मैं गाड़ी में कैब करके, मैं वहां पहुंचा, मैंने बेंच खरीदे, बेंच जितने के भी थे उसने कहा मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, या जहाँ पे भी कोचिंग है वहां पहुंचा दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया, मैं वापस घर आ गया कैब पे। जाने में 500 रुपये लगे, आने में 500 रुपये लगे, 54,000 रुपये उस आदमी को दिए। तो मैं अपना क्रय मूल्य क्या सोचूंगा? 55,000। भाई वो जो कैब में पैसे लगे वो भी मैं किसके लिए सोचूंगा? बेंच के लिए, क्योंकि मेरी जेब से वो पैसा लगा था सिर्फ बेंच के लिए, वो पर्पस मेरा बेंच ही था, ठीक है। सो 55,000 रुपये लग गए। अब मान लो वो बेंच मैंने लगा दी, ठीक है। अब मान लो 4 महीने बाद मुझे लगता है नहीं मेरे को तो बेचने हैं वो बेंच, अब मैं वो बेंच बेच रहा हूँ। अब मैंने पूछा किसी को खरीदने हैं, मैंने कहीं कहीं ऐड डाल दी उसकी, अब पता चला कोई आदमी खरीदने को तैयार है, ठीक है, बट वो मुझे 35,000 रुपये दे रहा है। बट वो कह रहा है आपको मेरी जगह पे पहुंचाने पड़ेंगे, उसका किराया मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब सपोज किराया लग रहा है 2,000 रुपये, इसी ट्रक व्रक में ओवरलोड करा के भेजेगा, तो उसने तो मुझे कितने पैसे दिए? 35, बट मेरे पास आए तो कितने? 33। तो मेरा विक्रय मूल्य 33,000, बट मेरा क्रय मूल्य 55,000, तो मुझे घाटा हो गया कितने का? 22,000। क्रय मूल्य वो मूल्य जो जो आपकी जेब से प्रोडक्ट पे लगेगा,
विक्रय मूल्य जो जो आपके पास आए। तो क्वेश्चन में ना अगर इसको सही करना है तो ये है कि आपकी नॉर्मल बेसिक जो बिजनेस सेंस है वो कितनी सही है, आपको समझ आता है क्रय क्या है विक्रय क्या है। सी सेट के सवाल तो बहुत आसान होंगे, वो सीधा सीधा बोल देगा ये क्रय है ये विक्रय है। बट कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्रय जो आपकी जेब से पैसा लगा, विक्रय जो आपके पास फाइनली आया। फिर मैंने बोला लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर करी जाती है, क्रय मूल्य पर, यानी कि जो आधार है वो क्रय मूल्य को बोलना। हेलो, आप भी हॉस्पिटल थे, लेट क्यों हो गए? क्लास का टाइम 2 बजे है, तो बारिश भी नहीं हो रही इस टाइम पे। टाइम पे पहुंचो क्लास पे, कि हम पंचुअलिटी में लेट होना, ठीक है, बी ऑन टाइम, ठीक है। क्योंकि मिस होता, अब आप सोचो मैं ऑलरेडी दूसरी या तीसरी बार सेम बात रिपीट कर रहा हूं, मैं कितनी बार ये रिपीट करता रहूंगा। फिर बाद में बच्चे कहते हैं हमारा मैथ्स वीक है। मैथ्स छोड़ो, तुम्हारी बहुत सारी चीजें वीक है, मैथ्स तो एक चीज है, ठीक है। वीक तो तुम पंचुअलिटी में भी हो, ठीक है, वीक तो तुम डिसिप्लिन में भी हो, ठीक है, वीक तुम कंसिस्टेंसी में भी हो। मैथ्स तो एक अलग चीज है, ठीक है। वो जब तक ठीक नहीं होंगी तो ठीक होगा कहां से। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे करी जाती है, क्रय मूल्य। 12 रुपए की चीज खरीदी, 15 की बेची। अगर 12 की खरीदी 15 की बेची, कितने का लाभ, 3 का। किसके रिस्पेक्ट में, 3/12 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 जो कि 25%। 15 की खरीदी 12 की बेची, 3 का लॉस, किसके रिस्पेक्ट में, तो 3/15 इंटू 100। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, घूम फिर के वो ऐसे टूटेगा। यानी कि आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि प्रतिशत, 3 चीजें होंगी, उनमें से कोई 2 दे देगा, तीसरी आपसे पूछेगा। यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि प्रतिशत। हो सकता है वो ये दोनों दे दे और तीसरा आपसे पूछ ले ये लाभ या हानि प्रतिशत। हो सकता है क्रय मूल्य बता दे, लाभ या हानि प्रतिशत बता दे, पूछे क्या, विक्रय मूल्य। हो सकता है विक्रय मूल्य दे दे, लाभ या हानि प्रतिशत दे दे, क्या पूछे, क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहले हम इन बेसिक सिनेरियोस को समझते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। कैसे कोई भी 2 चीजें देगा और तीसरी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन देखो, सब सोचो कैसे करेंगे, ठीक है, और कोशिश करना अपने आप को बिना फॉर्मूले से कर पाओ, ठीक है। कई लोग फॉर्मूले रटते हैं, ठीक है, अगर आपको याद है बहुत ही बढ़िया, या तो अपना कॉन्फिडेंस हो अपने फॉर्मूले पे, या फिर बिना फॉर्मूले के कर लो। ये कह रहा है सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदी कितने की, 600 की, बेची कितने की, 480। कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर मैंने खरीदी 600 की, बेची 480, लाभ हुआ या हानि, कितने की, 120। 600 की खरीदी थी, 480 का बेचा, तो घाटा कितने का होगा, 120। किसके रिस्पेक्ट में, 120/600 इंटू, ये है 1/5 इंटू 100, 20% क्या हुआ, 20% हानि, 20% हानि होगी। ये समझ आ गया सबको। कोई भी क्वेश्चन होगा, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, घूम फिर के ऐसे ही ब्रेक होगा, तो आपको ये ध्यान देना, ये बेसिक पार्ट आपको आने चाहिए। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ पहले मैं बता दूं, वो आपको दे रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्या है अनुपात, 4/5। पहला पार्ट पूछ रहा है लाभ कितना है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है। 2 अलग अलग पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है लाभ कितने का है, और दूसरे में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं, लाभ कितना है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ना तो मुझे क्रय पता है ना मुझे विक्रय पता है, बट मुझे ये पता है अगर क्रय मूल्य 4x है तो विक्रय मूल्य 5x है। कोई चीज आपने 4x की खरीदी है, बेची 5x की है, तो लाभ हो रहा है, कितने का लाभ भाई, इसमें से इसको घटा दो, कितने का। पर x मुझे पता ही नहीं क्या है, तो जब पता ही नहीं तो पहले पार्ट का आंसर है ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी। कई लोग बोलते हैं 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 4-5 लिखा तो कहते हैं 1 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई अगर मैंने 4 रुपए की खरीदी है और 5 रुपए की बेच रहा हूं, अगर 4 की खरीदी है 5 की बेच रहा हूं, तो कितना कमाया,
1, बट 4 करोड़ की खरीदी होगी और 5 करोड़ की बेची होगी तो प्रॉफिट कितना? 1 करोड़। बट वो तो नहीं पता ना वो 1 है या 1 करोड़ है। 40 की खरीदी है, 50 की बेची है। 40 की खरीदी है, 50 की बेची है, कितने का प्रॉफिट? 10। आप कहां लेट हो गए? क्या कह रहे हैं? बाकी लोग बता दो क्या बोल रहे हैं, मेरे को यहां तक सुनाई नहीं दे रहा ट्रैफिक में। तो पहले पार्ट का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, के नॉट बी डिटरमिन्ड, हम बता नहीं सकते क्योंकि खरीदी 4x की, बेची 5x की, लाभ x का, हम नहीं बता। बट सेकंड पार्ट पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ हुआ x का किसके रिस्पेक्ट में? इनटू 100। अब ये x कट गया 1/4 इंटू 100, तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हो बट फर्स्ट पार्ट नहीं। यानी कि अगर कभी भी आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाए तो आप ये नहीं बता सकते कितने का लाभ हुआ, बट आप ये बता सकते हो कितने का लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, ठीक है। बट आप रुपए में नहीं बता पाओगे, रुपए में नहीं बता पाओगे। ये समझ आ गया सबको? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करो इसको ट्राई, बहुत आसान सवाल है, सबका सही होना चाहिए। लाभ हानि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सिर्फ सी सेट के लिए, जिंदगी में भी कल को कुछ भी बेचोगे ना तो आना चाहिए कि लाभ हो रहा है हानि हो रही है। तो पहले तुम बेच रहे हो, हमें पता ही नहीं लाभ हुआ या हानि हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन बेसिक आनी ही चाहिए। 420 रुपए की चीज खरीदी, 15% का लाभ, तो कितने की बेची? तो सबसे पहले हम निकालेंगे 15% किसका? 420। मेरे को बोल रहा था 15% का लाभ हुआ, 15% किसका? 420 का। अब एक तो तरीका आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 15/100 इंटू 420, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पाड़े में 3, 5 के पाड़े में 2, ये 21, तो आ गया 63 रुपए। यानी कि आपने 420 की चीज खरीदी थी, 63 रुपए कमाए उस पर, यानी कि बेची कितने की? 483 रुपए। 400 खरीदी 420 की, 63 का लाभ हुआ, यानी कि बेची 483। बेसिकली इसमें 15% सॉल्व करना था, ठीक है। देखा जाए ना पूरे चैप्टर में क्या है, बेसिक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझाओ, लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे, और कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। 15% निकालना था किसका? 420 का, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जैसे अभी ये अप्रैल मंथ है, अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार पूरा कोर्स कर लिया, जो भी क्लास में पढ़ाया गया, जो भी क्लास में बोला गया उसको पढ़ लिया, समझ लिया, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कर लिए, अपने नोट्स बना लिए, कैलकुलेशन पे काम कर लिया। यानी कि ये जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जो क्लास में पढ़ाया गया वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोट्स बन जाने चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन पे काम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम सितंबर तक हम इस काम को खत्म कर लें, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। फिर आप अपना जो भी मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो है, ठीक है। बट एक बार ये अगले 4-5 महीने में ये काम हो जाना चाहिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं। जैसे देखो ये 15%, अब मान लो जो मैं आपको कैलकुलेशन वाला कोर्स बोल रहा था कि 99 रुपीज का कोर्स, अब मैंने उसमें बोला 50 क्लासें लगभग लगभग कैलकुलेशन की है, और कुछ मैंने एप्टीट्यूड की क्लासें भी डाली हैं। एप्टीट्यूड की क्लास मतलब वहां पे भी मैंने थोड़ा बहुत लाभ हानि पढ़ा है, वहां पे भी मैंने प्रतिशत पढ़ा है, वहां पे भी मैंने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, वहां पे भी मैंने अनुपात पढ़ा है। यानी कि पूरा 95 क्लासेस का कोर्स है वो, कुछ 99 रुपए का, जिसमें से 50-55 क्लासें हैं कैलकुलेशन की, बाकी 40 क्लासें बेसिक एप्टीट्यूड की, ठीक है। हर क्लास आधे आधे घंटे की है, ठीक है। अब जब आप उसको करते हो तो
जैसे 50 क्लासेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ 50 क्लासेस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई आज से भी शुरू करता है तो 3 साढ़े 3 महीने में खत्म करे। एक दिन क्लास पढ़े, एक दिन उसकी प्रैक्टिस कर ले, एक दिन क्लास पढ़े, एक दिन प्रैक्टिस कर ले। और वो एक क्लास जब तुम घर पे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मुझे नहीं लगता 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे आपको, क्योंकि क्लास ही 30 मिनट की है, ठीक है। 20 मिनट के आसपास आपको लगेंगे उस एक क्लास में। एक दिन पढ़ा, एक दिन उसकी प्रैक्टिस करी, एक दिन पढ़ा, एक दिन प्रैक्टिस करी। 3 साढ़े 3 महीने में आप देखोगे आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे अच्छी हो रही होगी। जब आपने वो काम कर लिया, फिर उसे प्रैक्टिस में लाना। जहां आप क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप देखो अब आपने टेक्निक सीखी, वहां पे मैंने सोचो प्रतिशत की 4 क्लासें रखी हैं कि प्रतिशत फटाफट कैसे सॉल्व करना, ठीक है। मान लो 28%, इनको बोलना एक बारी, सुन रहे हो क्या बोला मैंने लास्ट नंबर? आपसे बोल रहा हूँ, हाँ आपके जस्ट पीछे कौन सा नंबर बोला मैंने लास्ट नंबर? अच्छा 28%। चलो इन्होंने सुना, इनकी आंखें बनती है ऐसे, मुझे लगा सुन नहीं रहे होंगे, बट हो सकता है आंख बंद में भी ये सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा है, नंबर उन्होंने सही बोल दिया 28%, बट उनकी आंखें बनती ऐसे। चलो बट ठीक है, उन्होंने आंसर सही दे दिया 28, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या करा है, परसेंटेज की 4 क्लासेस रखी हैं। तो वो इसलिए कि आप फटाफट परसेंटेज कैलकुलेट करो, बच्चे को सिखाया जा रहा है फटाफट फास्ट कैसे सॉल्व करना। कोई भी नंबर आ जाए 28% और 750, अब उसे फटाफट ओरली कैलकुलेट करना, कुछ पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, ये सब काम वहां पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये फास्ट कैसे होगा, ये वहां पे हो सकता है। तो ये काम अभी करने, अब ये ना हो कि कल को कोई फेब्रवरी में जाके वो कोर्स खरीद रहा हो। फेब्रवरी में मैं कहूंगा सी सेट के सवाल करो, ना कि कैलकुलेशन ठीक करो। कैलकुलेशन ठीक करने का ये सब टाइम है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोलूंगा कैलकुलेशन ठीक करो, तब कई लोग कुछ और कर रहे होंगे, और जब करने होंगे सी सेट के तब वो कैलकुलेशन ठीक कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब देखो था क्या क्वेश्चन है, 420 की आपने खरीदी, 15% का प्रॉफिट हो, तो यही तो सॉल्व करना था 15%। अब कई लोग ऐसे करेंगे ना, 420 का 10% 42, 5% 21, टोटल हुआ 63, यानी कि 15% 63। और अगर 15% 63 है, 420 की खरीदी, 63 का लाभ हुआ, कितने की बेच दी? 483। करो इसको, इसमें ना भी ये 20% कर लेना, हिंदी इंग्लिश में अलग है, 20 कर लेना इसको। छह सौ 25 की चीज खरीदी, 20% का हानि हुई, तो मैं 20% किसका निकालूंगा? 625। 625 का 20% होता है 125। अब 625 की चीज खरीदी, 125 का घाटा हुआ, तो कितने की बेची? 500। अब देखा जाए तो स्टूडेंट बस ये पढ़ेगा और सीधा आंसर लिखेगा क्या? 500। अभी हो सकता है कोई सॉल्व कर रहा है, वो लिख रहा है 20% ऑफ 625, जिसको सॉल्व करने पे आया 125। 625 की खरीदी थी, 125 का घाटा हुआ, तो कितने की बेची? 500। करो अब इस क्वेश्चन को, और जिनके भी आंसर्स आ जाए वो हाथ खड़े कर देना, फिर मैं पूछ लूंगा जिससे पूछना है। आंसर 504, एक आंसर 504, 540, एक 504, एक 540, और किसी का कुछ और? कितना? 576, एक एक 576, क्या कह रहे हो? 500। देखो सेम आंसर को रिपीट मत करा करो, अलग आ रहा हो तो बात है। अब मान लो 576 है, 6 लोग हाथ खड़े कर दें, तो पूछू क्या? 576, 576, वो फायदा नहीं। अगर 576 आ गया, यानी कि आप उस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बात खत्म, ठीक है। देखते हैं पहले इसको। 720 रुपए की चीज बेची, 25% का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन है क्रय मूल्य क्या है?
अब पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कई बच्चों ने गलत करी। उन्होंने क्या करा, 25% निकाल दिया 720 का। मैंने आपको बोला था पूरे चैप्टर में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको दिखाऊंगा कई लोग अभी उसको फिर गलत करेंगे। मैंने ये बात बोली थी, ठीक है, यहां मैंने लिखा भी था इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में एक ही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहां लिखी गई है, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य। पर उन्होंने 25% निकाल दिया 720 का, और 720 का 25% होता है 180। अब उन्होंने उसे जोड़ा या घटाया, कुछ भी करा, उनका आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि 25% 720 का निकलना ही नहीं था। 25% किसका निकलना था, क्रय मूल्य का, ठीक है। यानी कि ये जो उन्होंने करा वो बिल्कुल गलत। अब मैं आपको बताता हूं इसको करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका, कोई ऐसे सोच सकता है कि मैंने कोई भी चीज खरीदी है, सपोज वो एक्स की है, एक्स रुपए की। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैंने कोई चीज खरीदी एक्स की 100% की, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 25%। यानी कि मैंने कितने की बेची, 125%। मैं बोल सकता हूं 125% ऑफ एक्स, जहां पर एक्स मेरा क्रय मूल्य है, इज इक्वल टू, अब मैं इसे सॉल्व कर लूं, 125% क्या होता है, 125/100 इंटू एक्स। एक्स बेसिकली हमारा क्रय मूल्य है। अब चाहो तो डायरेक्टली क्रय भी लिख सकते हो, क्योंकि क्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य खुद 100% है, 25% आपने कमाया, तो 125% ऑफ क्रय 720। अभी ये 25 के बारे में 5, 25 के बारे में 4, 5 से 1 कटा 144, 4 गुणा में चला गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 144 इंटू 4, 500। तो जिनका 576 आया था वो बिल्कुल से आंसर है 576, 576। कई, हाँ क्या कह रहे हो, नीचे नंबर क्या है 4, तो ये 4 गुणा में जाएगा। जैसे 125% था, तो 125, 25 से काटा 5/4, अभी क्रय मूल्य निकाल, तो 4 उधर जाके गुणा होगा, तो 144 इंटू 4। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, 144 इंटू 4 जो कि क्या होता है 500। दूसरा तरीका, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कुछ नोट मत करो, पहले समझ लो, 25% का लाभ हुआ है। 25% का मतलब होता है 25/100। जैसे हम 25% पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में चलना चाहिए 1/, यानी कि अगर मेरा क्रय मूल्य 4 यूनिट है तो मुझे 1 का लाभ हुआ है। अगर मेरा क्रय मूल्य 4 यूनिट है तो मुझे 1 का, यानी कि बेचा कितने का, 5। 5 यूनिट की वैल्यू हमें बताई गई है क्वेश्चन में, कितनी, 720। 5 यूनिट की वैल्यू 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू 720 ये तो 1 यूनिट की वैल्यू है, बट क्रय मूल्य तो 4 यूनिट है, तो इनटू, आप इसे सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। आंसर कितना आ रहा है, 500। कई लोग फॉर्मूले भी याद करते हैं, मैं आपको फॉर्मूले मना करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फॉर्मूले वाला जो तैयारी करते हैं वो गारंटेड पेपर नहीं निकाल पाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट से जाएंगे वो गारंटेड पेपर निकालेंगे, ठीक है। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो जितने लोगों का सी सेट निकला उनसे बात करो, कोई ऐसा आपकी जानकारी में जिनके सी सेट निकले हो तो उनसे पूछना कि तुम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हो फॉर्मूलों पे, ठीक है। चाहे तुम कोई एसएससी का भी हो तो एसएससी का कोई अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, पेपर वेपर निकाला होगा, अच्छी पोस्ट वोस्ट मिले, उससे पूछो भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया या फॉर्मूले पे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फॉर्मूले कम याद करो, ऐसे तो बहुत फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कम याद होंगे तो रिवाइज कम करना पड़ेगा, परेशानी कम होगी। मुझे पता है मैंने पूरे चैप्टर में याद ही 2 फॉर्मूले करें, तो जब रिवाइज भी करना है तो 2 ही करूंगा। अबे आपने फॉर्मूलों की लिस्ट ही बना ली, मान लो तुमने 30 फॉर्मूले याद कर लिए, तुम्हें हमेशा टेंशन रहेगी कि यार 30 ही होते हैं, वहां हो सकता है 40 होते हो, हमें 30 ही बढ़ाए गए हैं। तुम 40 पढ़ लोगे, फिर 50 भी हो सकते हैं। जैसे एक किताब आती है एम टायरा नाम से, ठीक है, मैथ्स की, उसमें मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉस के कम से कम 150 फॉर्मूले दिए होंगे। अब आप सोचो सिर्फ एक चैप्टर के 150 हैं, तो बाकियों का क्या होगा,
फिर पता चलेगा फॉर्मूला ही याद। अब सोचो होता क्या होगा जो फॉर्मूला याद कर लेता होगा। पेपर में क्वेश्चन आया, मान लो ये आपकी आंखों ने जैसे ही स्कैन करा क्वेश्चन को, उसके दिमाग में चलता होगा डाटाबेस में 150 फॉर्मूले, कौन सा लगेगा कौन सा लगेगा कौन सा लगेगा। और कई बार तो वो क्वेश्चन भी आता होगा जो उस 150 में होगा ही नहीं, वो वहीं नर्वस हो जाएगा जहां उसके फॉर्मूला लिस्ट में नहीं मिलेगा। और जिसने याद ही नहीं करे वो तो पहले ही मान के चला कुछ भी आ जाए, तो हमने याद ही नहीं करे, हम तो ऐसे तैयार है कुछ भी पूछो, ठीक है। मैं कभी मना नहीं करता, इसीलिए मैं जब डाउट सेशन रखता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या हुआ, जब मैंने बोरिंग रोड में डाउट सेशन रखा, एक बच्चा जो डाउट लेके आया था, उसने वो क्वेश्चन पूछा, वो 1995 का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था। अब पता हुआ क्या था, जब उस बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन देखा, वो बच्चा पूरी क्लास में सबसे ज्यादा डाउट पूछता था क्लास के बारे में, उसके सारे क्वेश्चन बताता। मुझे लगा मेहनती बच्चा है, मेहनत कर रहा है, सारे क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा है। अब जब शीट में आया, जैसे ही मैंने देखा ना 1995, मैंने मन में सबसे पहले पता क्या सोचा, ये नहीं सोचा कि क्वेश्चन को करा, मैं सोचा यार सोचो इन बच्चों को ये भी नहीं पता करना क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैंने क्वेश्चन देख लिया। अब मैंने बोला, 4 ऑप्शन थी A B C D, मैंने बोला वैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि इसमें सर्कल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, और दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन है। पर मुझे सर्कल भी आता है, मुझे ट्रिगो भी आती है, तो मैं इसका आंसर बताया, तो आंसर C ऑप्शन होना चाहिए मेरे को, ठीक है। अब जब उस बच्चे को मैंने बोला कि क्वेश्चन कौन से ईयर का है, मैंने कहा जो तुमने क्वेश्चन दिया वो 1995 का, तुम कब पैदा हुए हो? तो वो अपनी उम्र नहीं बता रहा था। तो मैंने उसे बोला भाई कोई तुम लड़की हो जो अपनी उम्र नहीं बता रहे? मैं एग्जैक्ट कन्वर्सेशन बता रहा हूं, मैंने ये बोली उसे। तो कहता है नहीं, बट पता चला फाइनली उसके भी पैदा होने से पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा आपको ये क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि सीसेट 2011 से आया, अगर आपका ज्यादा पढ़ने का मन है तो 2024 से 2011 तक खत्म करो, उससे पहले के नहीं करने, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरा आंसर C आ गया। तो मैंने बोला आंसर C है, वो बच्चा खड़ा होकर कहता है, अब मैंने उसको इतना सुना दिया, सोचो पूरी क्लास में, पता क्या कहता है, सर पहली बात तो ये 1995 का नहीं है, 1997 का है। मैंने कहा देख मुझे तो ये भी नहीं पता 95 का या 97 का, उन्हें ही लिख के दिया शीट पे मुझे 1995, तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ाई करता नहीं, ठीक है। तूने लिख के दिया 1995, तो मैंने 1995 बोल दिया। अब तू 1997 कह रहा है, यानी कि वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा अभी भी। मैं कह रहा हूं 2011 से 2024 करना है, अब 97 हो या 95 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर है, पर तूने 1995 लिख के दिया। अब मैंने उसे पता क्या बोला, तुमने एक क्वेश्चन लिया कहां से? कह रहा सर यूपीएससी का है, ये है वो है, इस किताब से लिया। मैंने कहा एक काम करना, कल आप वो किताब लेके आना, हम उसका सॉल्यूशन समझेंगे क्या है। अगले दिन वो आया ही नहीं, ठीक है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ क्लास में, कहाँ है? क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है मेरा एक क्वेश्चन अनसॉल्व रह गया, तो मैं उसे सीखना चाहता हूँ। अगर मेरा आंसर गलत है तो किताब में क्या लिखा है मैं सीख लूं, ठीक है। अगले दिन आया वो, मैंने कहा किताब लाए हो? कह रहा सर आज नहीं लाया, घर पे है। मैंने कहा कल तुम आए नहीं थे, आज तुम किताब नहीं लाए, ठीक है। अब आज फिर वो आया, किताब लेके आया, तो पता चला वही आंसर था जो मेरा था। तो मैंने आंसर C बोला था, C था, बट वो मुझे क्लास में आंसर भी गलत मार्क करके दे रहा था। अब आप सोचो, मतलब आप सोचो क्या चल रहा होता है बच्चों के दिमाग में, वो मुझे आंसर D मार्क करके दे रहा है, किताब में C लिखा है। तो मैंने उसे कहा मैंने आपको C बताया था। कह रहा है नहीं सर आपने ये नहीं बताया था। मैंने कहा आपके पास वो शीट है जिसमें आपने मेरे से डाउट लिख के पूछा था? कह रहा है नहीं सर वो तो आप ही ले गए थे, हमारी भी जैसे मैं शीट लेगा। तो मैंने कहा एक काम करते, क्लास तो रिकॉर्ड हुई थी, बोर्ड पे मैंने आंसर कराया था, हम रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, मैंने क्या आंसर बताया था, तुमने आंसर क्या बताया था, रिकॉर्डिंग चेक हुई, मैं ही सही था। क्योंकि मेरे तो दिमाग में क्वेश्चन छप जाता है, अगर मेरा कोई गलत होगा ना, मैं गलत आंसर से ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि वही तो मुझे ज्यादा सिखाएंगे। सही आंसर तो हो गए, 100 सवाल करे 4 गलत हुए, तो 96 मेरे लिए वैल्यू वाले ही नहीं है, मेरे को लिए तो 4 वैल्यू वाले हैं, क्योंकि वही मुझे ज्यादा सिखाएंगे, गलत आंसर सही आंसर नहीं। तो मेरा ये कहना था पूरी क्लास के 15 मिनट भी वेस्ट करे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पूरी कहानी का मेन उद्देश्य जो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं, किसी का मन कर रहा हो ज्यादा पढ़ने का तो सिर्फ 2011 से 24, वरना तो कल को तुम 1965 के भी सवाल ढूंढोगे, ठीक है, कि भाई 1965 में भी कोई पेपर हुआ होगा वो भी कर लेते हैं, नहीं करने उतना कर लो काफी है।
2011 से 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग लगभग मुझे लगता है 40 सवाल तुम्हें ये मिल जाएंगे मिनिमम। एनसीईआरटी किताब मिनिमम मुझे लगता है 60 सवाल, 40 ये 60 ये क्लास में पढ़ाए गए कम से कम 40 से 50, 150 सवाल। और क्या पीएचडी दौड़ना करनी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि सर 6 महीने हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है क्रमचय संचय, नहीं चाहिए, तो वो नहीं करना। सिर्फ 11 से 24, ये समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन इसी बार आप कोशिश करना सबका सही हो, क्योंकि 2 अप्रोचेस बता दी, किसी से भी करो आंसर सही होना चाहिए। करो फटाफट, गलत मत करना, थोड़ा टाइम ले लो, सही करना। आधे लोगों को ये भी नहीं समझ रहा क्वेश्चन सेम है या अलग है, सोचो। क्या वस्तु का विक्रय मूल्य 720, हानि प्रतिशत 25, 25% की हानि, 25% कितना होता है 1/4, यानी कि अगर 4 मेरा क्रय मूल्य था तो हानि 1 की हुई, 4 की खरीदी, 1 का घाटा हुआ, बेची कितने की 3, उस 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू 720/3 और 4 यूनिट की वैल्यू इनटू, सॉल्व करा तो आंसर क्या रहा है 960। सेम सवाल नहीं है, ठीक है, 960 रुपए, तो इसका जो आंसर है 960। अभी हमने एक ही क्वेश्चन करा और उस एक क्वेश्चन में हमने ये सीखा सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, इन तीनों में से कोई भी वो 2 दे दे, तीसरा हम अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना मर्जी मुश्किल होगा घूम फिर के वो ऐसे ही ब्रेक होगा। तो ये तो हमने पहला सवाल समझ लिया, ये समझ आ गया ना सबको। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और करो ट्राई। चार वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चार वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 4 क्रय इज इक्वल टू 5 विक्रय, अगर आपको याद हो प्रतिशत में हमने एक चीज पढ़ी थी, 12% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, मैंने बोला था वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। तो यहां पर भी क्या होगा, जब आप क्रय और विक्रय का अनुपात निकालोगे तो वो हो जाएगा 5 क्योंकि क्रय के साथ 4 नंबर है तो 4 इधर आएगा, विक्रय के साथ 5 है वो इधर आएगा, यानी कि कोई चीज 5 रुपए की है, तुम बेच कितने की रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस कितने का, इसके रिस्पेक्ट में 1/5 इंटू 20%। 20% क्या, ये भी जरूरी है क्योंकि अभी वो पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, आंसर 20%। तो देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन में कि मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ऐसा लिखाएगा मैं देखते ही समझ जाऊंगा क्रय की वैल्यू 5 और विक्रय की वैल्यू 5 वाली चीज 4 की बेची, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आप कैलकुलेट कर लो। ये समझ आ गया सबको। ये वही क्वेश्चन बन गया ना, अनुपात आ गया, और जब अनुपात आ जाता है तो हम लाभ या हानि प्रतिशत बता सकते हैं, रुपए में नहीं बता सकते। करो अगला, अब ये सबका सही होना चाहिए उसी कॉन्सेप्ट पे। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय हो जाएगा 5, विक्रय हो जाएगा, क्रय हो जाएगा 5, विक्रय हो जाएगा 8, 5 वाली चीज 8 की बेची, कितने का फायदा इसके रिस्पेक्ट में, आंसर 60%। क्या, तो 60%, आंसर है 60% प्रॉफिट। ये समझ आ गया सबको। ये क्वेश्चन पढ़ो और करो ट्राई, और जिसका भी सॉल्व हो
अगर उसे अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस होता है तो हाथ खड़ा कर देना, अपने आप डिस्कस कर लें इसका क्या आंसर। बोला गया 300 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 16 2/3%, 14 2/7%, 20%, 25%। तो जिनको अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंस हो हाथ खड़ा कर देना, मैं अपने आप पूछ लूंगा 1 2 3। ठीक है, आप कैसे आया ये? ऊपर तुमने अच्छा 50/3 आ गया। अच्छा, तो तुमने कहा ऊपर वाला नंबर 50 है, ऊपर 50 लिख दिया, नीचे 300 लिख दिया। ठीक है, हाँ तो 50/3 आ गया, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये बता दिया कि ये 16 2/3 कैसे आया, बट मुझे ये नहीं समझा इस क्वेश्चन में ऊपर 50 क्यों लिखना है, नीचे 300 क्यों लिख रहे हैं इंटू 100। देखो इन्होंने क्या बोला, ऊपर 50 लिख दो, नीचे 300 लिख दो, गुणा में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 16/2। ऐसे तो मैं कोई भी आंसर ले आऊंगा। भाई मान लो मेरे को कोई कहेगा ये वाला लाके दिखाओ बी ऑप्शन, मैं कहूँगा ऊपर 50 लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, 300 और 50 कितना होता है 350, गुणा में 100 कर दो, ये आ जाएगा। तो 20 कैसे आएगा, मैं कहूँगा ऊपर 50 लिखो, नीचे दोनों का अंतर लिख दो, 300 और 50 का अंतर 250, 50/250 इंटू 100, ये आ जाएगा। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऊपर 50 और नीचे 300 ही क्यों लिख रहे हैं, या ऊपर 50 और दोनों का जोड़ ही क्यों लिख रहे हैं, या ऊपर 50 या नीचे दोनों का अंतर क्यों लिख रहे हैं, ये समझना मुझे जरूरी है। ठीक है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हम पहुंच कैसे रहे उस आंसर, क्योंकि वरना हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हो जाए, दूसरा गलत हो जाए। ठीक है, जैसे एक बार इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहला, मान लो ये क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, उन्हें स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती। पर मान लेता हूं किसी को समझ ही नहीं आ रहा, पर ये तो समझ आ रहा होगा, लाभ प्रतिशत याद करें, यानी कि पक्का लाभ ही हो रहा होगा क्वेश्चन। और लाभ होता कब है, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, तो विक्रय माइनस क्रय ही हमारा लाभ होता है। अब एक असम्पशन होती है, जितना सामान खरीदते हो उतना ही बेचते हो। यहां पे बोला गया था 300 वस्तुएं बेचने पर, तो बेचे कितने 300, तो मैंने ऐसे लिख दिया 300 विक्रय माइनस 300 क्रय इज इक्वल टू लाभ। लाभ क्या है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब ये -300 क्रय जब उधर जाएगा, अभी कुछ नोट मत करना, सिर्फ समझने में फोकस करना। 300 विक्रय इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो कितना हो गया 350। अब क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया पिछला क्वेश्चन, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 350 वस्तुओं के, और मैंने बोला था वैल्यूज क्या होती हैं इंटरचेंज, यानी कि क्रय कितना हो जाएगा, क्रय हो गया 300, विक्रय कितना हो जाएगा, 300 रुपए की चीज खरीदी 350 की बेची, कितने का फायदा हुआ 50। 50 का फायदा किसके रिस्पेक्ट में, 50/300 इंटू 100।
तो यह आया 1/6 इंटू 100, जो कि सही आंसर था इनका। 16/2/3, बिल्कुल सही आंसर। 16/2/3%। आंसर तो यही है इसका, 16/2/3% प्रॉफिट। तो आंसर उनका बिल्कुल सही। बस मेरा ये कहना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, हम 50 ऊपर रख रहे हैं, 300 नीचे रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा सा भी और आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे। ये समझ आया पहले सबको? अभी कुछ नोट मत करो, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सब अपना अपना आंसर सोचना, ठीक है, पर आंसर मुझे आप ही से चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, पढ़ो और सॉल्व करो फटाफट। सेम, थोड़ा सा फर्क हो सकता है क्वेश्चन में, उसी तरह का क्वेश्चन करो ट्राई। बताओ आंसर क्या फटाफट, बहुत देर हो गई अब तो। आप आंसर 20%, ठीक है। अब 20% आंसर, देखो पॉइंट यही है, यहां पर भी अगर किसी को समझ नहीं आएगा, देखो इन्हें अगर समझ आ गया तो सही बात है, ये सही निकाल लेंगे। बट जिसको समझ नहीं आया होगा वो तो यहां भी देखेगा 50 और 300, उसे ये समझ आना चाहिए क्यों हम ऊपर क्या रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं। आंसर सही यहाँ। अभी एक सेकंड में इसको उसी अप्रोच से करके देखते हैं। क्या बोला गया? 300 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। हानि कब होती है? जब क्या बड़ा होगा, यानी कि क्रय माइनस विक्रय इज इक्वल टू हानि, इज इक्वल टू हानि। अब कितनी वस्तुएं बेची है? तो मैंने आपको बोला था 300 बेची है, तो खरीदी भी कितनी होंगी? तो 300 क्रय माइनस 300 विक्रय इज इक्वल टू हानि। हानि किसके बराबर? 50 वस्तुओं का क्या? 50 वस्तुओं का विक्रय। यहां विक्रय आ गया, अब ये उधर जाएगा, तो 300 क्रय इज इक्वल टू 350 विक्रय। वैल्यूज इंटरचेंज, क्रय की वैल्यू 350, विक्रय की वैल्यू 300। कोई चीज 350 की खरीदी, 300 की बेची, प्रॉफिट हुआ लॉस कितने का? किसके रेस्पेक्ट में? 50/350 इंटू 100, जो कि होता है 1/, और 1/7 क्या होता है? 14, 2/। अब देखा, ये वाला आपका गलत हो गया, इसीलिए मैं दो दो पार्ट रखता हूं। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता हूं, बट टाइम कम होता है। वरना मैं तुम्हारी सीटों पे आके तुम्हारी कॉपियां भी चेक करता कि तुम क्या लिखते हो कॉपियों में, समझने की कोशिश करता तुम क्या गलतियां करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, क्लास को बड़ा करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अगर क्लास 5 घंटे कर दी जाएगी तो आधे लोग बेहोश होंगे, ठीक है, क्योंकि कई लोग तो 2 घंटे की क्लास में ही नहीं आ रहे, ठीक है। और मेरा मानना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बैच से सिलेक्शन निकलवाने हैं तो तुम्हें मेहनत की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, टीचर को भी स्टूडेंट को भी, ठीक है, तभी हो पाएगा। क्योंकि हमें बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग जगह से शुरू करते हैं और हम कहीं और से शुरू कर रहे हैं, और पेपर हम सबको सेम देना है, ठीक है। तो बेस पे काम करना पड़ेगा। देखो, अब हो सकता है किसी को लगे यार इतना सब कुछ लिखा, सीधा ऐसे लिख देते, ऊपर 50 लिखो, नीचे जोड़ के लिख दो, इंटू 100 कर दो, अब तो आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि पता तुम्हें 14/2/7 लाना है, ठीक है। देखा जाए तो लिखना तो सिर्फ इतना ही था, बट उसके पीछे की प्रोसेस समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर मेरे सही होने चाहिए। ये आसान टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं वापस उस क्वेश्चन पे जो पहला क्वेश्चन था, एक बार देखो जरा।
तो मैंने आपको एक तरीका तो ये बताया। मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में बोला था 300 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने इसको कैसे करा, मैंने बोला क्योंकि लाभ हो रहा है तो क्या बड़ा होगा, विक्रय या क्रय। लाभ हो रहा है तो क्या बड़ा होगा, विक्रय। तो विक्रय माइनस क्रय इक्वल टू लाभ। जितनी वस्तुएं यहां है उतनी यहां लिख दी। लाभ क्या दिया हुआ था, 50, बस इधर ले गए। अब ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया। अब तो आप कर ही सकते हो। एक और अप्रोच क्या कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो लाभ है वो किसके बराबर था, 50 वस्तुओं का क्या, क्रय मूल्य। अब जरा इस अप्रोच को भी ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत अच्छी अप्रोच है ये, सेकेंड अप्रोच भी। ये अप्रोच क्या कहती है कि आप सिंपल ये देखा करो लाभ किसकी टर्म्स में है, लाभ क्रय की टर्म्स में। तो मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, किसको 1 रुपए मानेंगे, जिसकी टर्म्स में मुझे लाभ या हानि दिया होगा। लाभ किसकी टर्म्स में है, तो मैंने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, कितनी वस्तुएं बेची थी, 300, तो खरीदी भी कितनी होंगी, यानी कि मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक, तो 300 का लाभ कितने का हुआ है, 300 रुपए का सामान खरीदा, 50 का लाभ हुआ। तो 50 का लाभ किस पर, तो 50 बटा 300 इंटू 100, 1/6 इंटू 100, आंसर क्या आ गया, 16 2 बटा प्रतिशत लाभ। क्योंकि क्वेश्चन में लाभ है तो वो हमें बताइए लाभ, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। सेकेंड अप्रोच में मैंने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लाभ किसकी टर्म्स में है, क्रय। तो क्रय को मानेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 300 वस्तुओं का 300 रुपए, 300 रुपए का सामान बेचा, 50 का लाभ हुआ। तो 50 का लाभ किसके रेस्पेक्ट में, 300, तो 50 बटा 300 इंटू 1/6 इंटू 100। अब आपके पास दो अप्रोचेस है, जो नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन था, अब इसको मैंने इससे भी करके दिखाया। अब आप सेकंड अप्रोच से भी देखो, इसमें क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में, हानि। और हानि किसके टर्म्स में, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इस बार 1 रुपए किसे मानेंगे, विक्रय मूल्य को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 300 वस्तुओं का, तो कुल विक्रय मूल्य 300 है। 50 का क्या हुआ, हानि, हानि हुई 50 की। 300 का सामान बेचा, 50 का घाटा हुआ, तो खरीदा कितने का हुआ, 350, यानी कि क्रय मूल्य 350 रहा होगा। तो 50 की हानि किस पर, तो 50 बटा 350 इंटू 1/7 इंटू 100, तो 14 2/7%, 14 2/7%। ये समझ आ गया सबको। तो मैंने आपको दो दो अप्रोच बता दिए, जो आपको ठीक लगे क्वेश्चन में वो आप कर लेना, बट आंसर सही हो गलत ना हो, ठीक है। और अब इसको ट्राई एक बारी।
सारे लोग करो एक बारी ट्राई, ये फोर्थ क्वेश्चन। पहले को अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत 20 है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कुछ, यानी कि हमने पढ़ा था कि लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, विक्रय मूल्य। और बोल रहा कोई आदमी किस पे निकाल रहा है, विक्रय मूल्य पे। तो अगर वो अपना लाभ प्रतिशत 20 बोल रहा है, तो क्वेश्चन है उसका असली में लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, उसका असली में लाभ प्रतिशत कितना है। देखो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अभी तक हम बाय डिफॉल्ट बेस क्या मानते थे, क्रय मूल्य, बट ये क्या मान रहा है, विक्रय। लाइफ में ना लोग आपको अलग अलग तरीके से बातें बताएंगे, ठीक है। तो एक होता है स्टैंडर्ड तरीका जिसको सब मानते हैं। वो स्टैंडर्ड तरीका यही है कि मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, 12 की बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने कोचिंग वोचिंग स्टार्ट करी, बहुत अच्छी उसकी कोचिंग वोचिंग चलनी शुरू हो गई, बहुत पैसे वैसे कमाने लग गया। तो एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या रहा इस महीने प्रॉफिट लॉस। कह रहा 2 लाख रुपए का घाटा हो गया। और हम देख रहे हैं उसकी कोचिंग में भीड़ है, बच्चे आ रहे हैं बहुत, बट वो कह रहा है मुझे 2 लाख रुपए का घाटा। अब मैंने उसी की कोचिंग में एक और बंदा जो उसका अकाउंट्स वाला था, मैंने उससे पूछा क्या रहा है इस महीने, कह रहा 8 लाख रुपए कमाए हैं। मैंने कहा वो मुझे 2 लाख घाटा बता रहा है, तू 8 लाख रुपए प्रॉफिट बता रहा है। कह रहा है पिछले महीने 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस महीने 8 लाख का हुआ है। तो ये पब्लिक को बताता है मेरा 2 का घाटा हुआ है, जबकि हुआ 8 का प्रॉफिट ही है। बट वो अपनी कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, पिछले महीने की रिस्पेक्ट। वो ऐसे देख रहा है पिछले महीने कितने कमाए, 10 लाख, इस महीने कितने आए। तो सबके सामने रोता रहता है कि 2 लाख का घाटा हुआ। बताता थोड़ा मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, पर जो कोई आता है उसके पास उसे पता है 2 का घाटा हुआ। ठीक है, तो वो ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, ये तो बाद में मुझे पता चला, हाँ भाई कलाकार आदमी है, ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है। समझ गए वो कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बोलूँ एक सेकंड के लिए, मान लो एक आदमी ने कुछ दिवाली पे दुकान खोली पटाखों की, और पटाखों की दुकान खोली कि भैया पटाखे बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। ठीक है, अब वो जहां से भी पटाखे लाता है डबल रेट पे बेचता है, यानी कि जो 1000 रुपए का पटाखा लेके आया हुआ वो कितने का बिकेगा। तो अब मान लो 10 लाख का सामान ले आया और दुकान खोल दी। अब 10 लाख का सामान लेके आया, मान लो 5 लाख का वो बेच चुका था, तो वो 5 लाख वाला कितने का बिका होगा, 10 लाख, क्योंकि वो डबल रेट पे बेच रहा है। बाकी दुकान में कितना माल रह गया, 5 लाख का। अब मान लो दुकान में आग लग गई, सारे पटाखे जल गए। अब अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या होगा आंसर। प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने का। अब सीसैट के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम लिखोगे ना लाभ ना हानि, क्योंकि 5 लाख का सामान लाया था, 10 लाख आ चुके थे, और लगाए भी कितने थे, तो ना इधर प्रॉफिट नॉर लॉस। बट कई लोग क्या बोलेंगे, जब दुकान में आग लग जाएगी, आधे लोग कहेंगे नुकसान हो गया, कितने का, 5 लाख का, क्योंकि वो तो ये बता रहा है मेरी दुकान में सामान कितने का पड़ा था। और कई बता क्या बोलते, 10 का घाटा हो गया, क्योंकि बोलते हैं ये बिकता तो कितने का बिकता। ठीक है, और कई और भी कलाकार हैं, कहते 12 का घाटा हो गया, दुकान में आग लग गई, 3 दिन में उसी को ठीक कराने में लग गया, नहीं तो मैं 3 दिन में और बेच देता लाके। तो कहते हैं ये भी तो नुकसान हुआ, ना लगी होती तो मेरे को ठीक ना कराना पड़ता, मैं और कमाता। तो हर किसी का अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, बट हम जब भी आंसर देते हैं ना, हम स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करके देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी, अब आप किसी से पूछोगे भाई तेरा प्रॉफिट कितना हुआ, कह रहा 20% हुआ, बट बता ही नहीं रहा किस पे निकाल रहा है, क्रय मूल्य पे निकाल रहा है या। अब यहां पे बोल रहा है कि वो कह रहा है मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% होता क्या था,
20%, 20/100, 1/5, 1/5। अब ये 5 क्या है? विक्रय मूल्य, क्योंकि अभी तक ये क्रय होता था, क्योंकि आधार हम क्रय लेते थे, बट इस बार क्वेश्चन में बोला हुआ है वो अपने लाभ प्रतिशत की गणना किस पे कर रहा है? तो अगर 5 विक्रय, तो वो ये कहना चाह रहा है 1 का लाभ हुआ। 5 की बेची तो 1 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने की होगी? 4 की या 6 की? 4 की। 5 की बेची और 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो खरीदी कितने की? 4। एक्चुअली उसका 1 का लाभ किस पर था? 1/4 इंटू, तो क्या आंसर आएगा? यानी कि उसका असली में प्रॉफिट कितना था? 25। और एक बात ध्यान रखना, जब मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो एक बच्चे का आंसर आया 16/2/3, जो आवाज आ रही थी। खुद कॉमन सेंस लगाओ, एक आदमी अपना प्रॉफिट बता कितना रहा है? 30। लोग हमेशा अपने प्रॉफिट को कम बताते हैं, होता ज्यादा है। यानी कि उसने बताया कितना है? 30। तो समझ जाना आंसर 20 से तो बड़ा ही आ रहा होगा। यानी कि उसका असली में प्रॉफिट कितना है? 25। 16 नहीं हो सकता, ठीक है? तो आंसर तो 20 से बड़ा ही आएगा। जब जब इंसान विक्रय मूल्य पे बता रहा है ना, यानी कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है बताने में। वो बोल रहा है 20%, बट उसका असली में कितना है? यानी कि उसका असली जो लाभ है वो कितना है? 25%। ये समझ आया सबको? ठीक है, जो नोट करना नोट करो, फिर इस पे एक क्वेश्चन और देता हूं। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक बारी करो। ये कर लिया नोट सबने? करो इसे ट्राई। बोला गया एक व्यक्ति अपने हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और उसके अनुसार उसका हानि प्रतिशत 20 है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आ रहा है? 16/2। अब वो अपना घाटा बता रहा है 20। ये ध्यान रखना, लोग अपना घाटा हमेशा ज्यादा बताते हैं, यानी कि असली में उसका घाटा कम हुआ। आंसर 20 से कम आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो, 5 अगर विक्रय है, 1 हानि है, तो क्रय क्या होगा? 5 की चीज बेची, 1 का घाटा हुआ, तो 1 का घाटा किस पे था? 1/6 इंटू 100, कितना हुआ? 16/2/3। यहाँ 16/2/3% की हानि। मैं देखो आपको पूरे चैप्टर में बहुत कम जगह फॉर्मूले लिखवाऊंगा, और जहां लिखवाऊंगा वो इसलिए लिखवाऊंगा क्योंकि वो या तो नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, या फिर वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया, इसीलिए फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? अदरवाइज हम कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूले से मेजोरिटी चीज करें। करो अब इस क्वेश्चन को। चलो, 75 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। जिनका हो जाए वो हाथ खड़ा कर देना, मैं अपने आप पूछ लूंगा जिससे पूछना हो।
ठीक है, कोई भी जिसका सॉल्व हो। ठीक है, आप कैसे कर 450 कैसे करा? हम्म 360। अच्छा, अब ये कह रहे हैं वो 540 लेके वो 360 लेके दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, क्यों कर दिया भाई? मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ता ये सब करते क्या हो तुम। 540 लिखा है, 360 लिखा है, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। आधा क्यों करो? 3 से भाग दे दो। दोनों को जोड़ के 4 से भाग दे दो। जोड़ ही क्यों रहे हो? अंतर ले लो, दोनों का अंतर लेके भाग दे दो 2 से। क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है ये नहीं समझ आ रहा मुझे। और जब तक प्रोसेस नहीं, आंसर सही भी आ जाए मुझे मतलब नहीं है। मुझे आंसर से कभी मतलब नहीं होता, अप्रोच से मतलब है। और कोई? ठीक है, आप 180 कितने की बेच रहा है? जब 360 की बेच रहा है घाटा हो रहा है, और तुम कह रहे हो वो है 180 की। अब आप सोचो, क्वेश्चन में लिखा है जब इंसान ने 360 की बेची, मान लो ये चीज है कि मैंने 360 का बेच दिया और मैं कह रहा हूँ घाटा हो गया, तो 360 से तो ज्यादा का होगा। तुम्हारा आंसर 180 आ रहा है। ये तो लॉजिकली ही गलत है। समझ आ रही है ये बात? ये पेपर में कॉमन सेंस ध्यान रखना जब आंसर मार्क करने होंगे। वो कह रहा है मैंने वस्तु को 360 का बेचा और मुझे घाटा हो गया, तो वो होगी तो 360 से ज्यादा की। समझ आ रही है ये बात? तो 180 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, खड़े हो जाओ, समझ। हाँ, एक्स है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अप्रोच बोली है, सॉल्व करेंगे तो सही आ जाएगा। अब देखो, उन्होंने मुझे आंसर नहीं बताया क्या है। मैंने जब उनसे पूछा क्या आंसर, उन्होंने अप्रोच बता दी और मुझे पता है अप्रोच बिल्कुल सही। अब कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे तो सही ही होगा। देखो अब इन्होंने क्या बोला समझते हैं। इन्होंने बोला मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, एक्स। अब ये वेरिएबल है, ठीक है ना, हम इससे बचना चाहते हैं। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, भाग दे दो। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 3 से भाग दे दो। कोई वेरिएबल आता ही नहीं तुम्हारे क्वेश्चन में, है ना? क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तुम्हें सब चीज पहले से ज्ञात है। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ होती है। और हर चीज ये बचाएगा, ये है वेरिएबल। और जब तक इसे नहीं सीखेंगे, बार बार मैं बोलता रहूंगा इक्वेशन, समीकरण, इक्वेशन 7वीं से पढ़ो, 8वीं से पढ़ो, 6ठी से पढ़ो, पर हम नहीं पढ़ेंगे। हम बिना इक्वेशन के सी सेट निकालेंगे। बिल्कुल सही है, निकालो। ठीक है, अब बोला वस्तु का क्रय मूल्य 1 है। अब इन्होंने बोला जब 540 की बेची, वो कह रहा है लाभ हुआ। 540 विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, तो लाभ कैसे निकालते थे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता था लाभ। इन्होंने बोला मैंने लाभ निकाल लिया। एक क्वेश्चन में बोला था 540 की बेची, तो उन्होंने कहा उस केस में ये लाभ होगा। फिर क्वेश्चन में ये भी बोला है जब 360 की बेची तो हानि हुई, तो उन्होंने कहा हानि कैसे निकालते थे? हानि तभी होती है जब बड़ा क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 1 है और बेचा कितने का था, तो उन्होंने कहा ये हानि। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि लाभ जो है हानि का दुगना है, तो इन्होंने बोला जो भी लाभ है, जो भी वैल्यू है लाभ वाली, वो हानि, जो भी हानि है उसका क्या है, दुगना। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर आंसर आया 3x। ये इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1260, तो x की वैल्यू आ जाएगी आंसर 400। और ये ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैं आपको गलत साबित करने के लिए नहीं पूछता। मैं कई बार 2-3 लोगों से पूछता हूँ, मान लो 2 का गलत हो गया, मैं कभी उसे डांट देता हूँ, बोल देता हूँ ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सही अप्रोच पे आओ। अब किसी को लगे मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, कई लोगों की ये थॉट होती है मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। अब मैंने इनकी बेइज्जती करी भाई, सही है सही बोला, जो गलत है गलत बोला। प्रॉब्लम क्या है, सही को सही बोलो वो नॉर्मल लगता है, गलत को गलत बोलो वो लगता है बेइज्जती हो गई। ठीक है, अगर आप गलत करोगे तो मैं बोलूंगा कि ये गलत तरीका है, मत करो उसको। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 420, बिल्कुल सही अप्रोच थी, सही आंसर। तो ऐसे कर सकते थे। ये समझ आ गया सबको? कितना सिंपल तरीका है जो उन्होंने करा। अब आपको पता है ये क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम में आया। जस्ट 12वीं पास होते ही बच्चा पेपर देने आएगा सीयूईटी का, उसके में ये क्वेश्चन आया, क्योंकि वो मान के चल रहे कितना बेसिक सवाल है। इन्होंने बोला क्रय मूल्य x,
जब 540 के बेची लाभ हो रहा है, उसने बता दिया लाभ हो रहा है, और लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, तो 540 माइनस। जब 360 की बेची हानि हो रही, हानि कैसे निकालते, क्रय माइनस विक्रय, क्रय हमने एक्स माना था, विक्रय 360, एक्स माइनस 360। फिर बोल रहा है लाभ जो है हानि का दुगना। बिल्कुल सही, सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। आगे बढ़ते। अब इसको मैं एक और अप्रोच बताता हूं कि मैं इस तरह के सवालों को कैसे हल करता हूं। वो अप्रोच बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, बट एक और अप्रोच समझते। देखो उसने बोला जब 540 की बेची तो लाभ हुआ, तो मैंने जैसे ये बड़ा 540 की बेची लाभ हुआ, तो मुझे पता लगा क्रय मूल्य इससे तो कम रहा होगा। ये बात समझ आई सबको? भाई 540 की बेच रहे हो, फायदा हो रहा है, तो खरीदी तो कम की होगी। जब उसने बोला 360 की बेची हानि हुई, तो मुझे पता 360 से, यानी कि ये तो कंफर्म है कि क्रय मूल्य 360 और 540 के, क्योंकि जब 540 की बेच रहे हो लाभ हो रहा है तो खरीदी कम की होगी, जब 360 की बेच रहे हो हानि हो रही है तो खरीदी ज्यादा की होगी। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक जो अंतर है वही तो लाभ है, और यहां से लेकर यहां तक जो अंतर है वही हानि है। उसने बोला था लाभ जो है हानि का दुगना है। अगर मैं हानि को 1 यूनिट मान लूं तो लाभ कितना यूनिट, तो यहां से यहां पहुंचने में टोटल हो गई 3 यूनिट, और यहां से यहां पहुंचने में 360 से 540, 180 का अंतर है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये 1 यूनिट है, तो 360 में 60 जोड़ दो, तुम्हारा क्रय मूल्य आ जाएगा। 360 में 60 जोड़ा 400। अब मैंने एक्स माना ही नहीं, बिना एक्स मान के कर दिया, ठीक है। तो बिना एक्स माने भी हम कर सकते हैं बहुत सारे सवाल, बट आपको वो अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। ये तो ठीक है, तुमने एक्स्ट्रा सीख ली, तुम्हें पता चल गया ऐसे कर सकते हैं, बट वो अप्रोच आनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या करा मैंने, 540 की बेची लाभ हुआ तो खरीदी 540 से कम, 360 की बेची हानि हुई तो खरीदी उससे ज्यादा। ये जो गैप है ये हानि है, ये जो गैप है लाभ है। बोल रहा है लाभ जो है हानि का दुगना, तो मैं हानि को 1 यूनिट माना, लाभ 2 यूनिट हो गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट का अंतर है। 360 से 540, 3 यूनिट किसके बराबर, 180, 1 यूनिट किसके बराबर 60, तो 1 यूनिट 60 है, तो 360 प्लस 60 400, 420 आ गया। समझ आ गया है सबको? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं सपोज मेरे पास ये दो चीज है, मैंने सपोज पहली वाली चीज 20% लाभ पर बेची, दूसरी वाली चीज 20% हानि पर बेची, तो कुल सौदे में मुझे क्या हुआ, लाभ या हानि। मान लो दो आर्टिकल्स हैं, अलग अलग है, ठीक है, एक सेकंड अलग, चलो ऐसे ले लो, ये मत समझना पेन पेन है। मान लो दो आर्टिकल्स हैं, मान लो ये वाला आर्टिकल मैंने बेचा 20% प्रॉफिट में, ये वाला बेचा 20% लॉस में। क्वेश्चन है पूरे सौदे में लाभ हुआ हानि हुई, लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का, हानि हुई तो कितने प्रतिशत, क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं 4%, कैसे आया 4? अब मैं बताता हूँ, इन्होंने कुछ याद कर रखा होगा, ये बीमारी है, ठीक है, ये जो फॉर्मूले है ना ये बीमारी है, वही इनको हुई हुई है। अब इन्होंने कुछ रट्टा मार रखा है, या तो इतना अच्छा मारो कि हमेशा समझ आए, क्योंकि फॉर्मूले के साथ साथ उसकी कंडीशन भी याद करनी पड़ेगी। मैंने बोला एक वस्तु ये है, एक ये ना, तो मुझे इसका क्रय मूल्य पता है। जब तुम्हें क्रय मूल्य ही नहीं पता तो आंसर है ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई ये मान लो 5 करोड़ का था, मैंने 20% कमाया, कितना, 5 करोड़ का 20%, 1 करोड़ रुपए, ये 10 रुपए का था, 20% का घाटा हुआ, 2 रुपए का घाटा।
वहां मैंने कमाए 1 करोड़, यहां मैंने घाटा करा कितने का, तो मैं कमा गया 9,99,99,998 रुपए। ठीक है, तुम पता नहीं कहां से आंसर निकाल देते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ याद कर रखा है इन्होंने, वो फॉर्मूला है। ठीक है ना, यही गड़बड़ है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज करते हैं। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान। पहली वाली को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी वाली को 20% हानि पर बेचा, कुल सौदे में क्या होगा। मान लो ये भी 100 रुपए की है, ये भी 100 की। 100 वाली 20% प्रॉफिट 120, ये 100 वाला 80। मेरी जेब से कितने पैसे गए 200, आए कितने, यानी कि ना लाभ ना लाभ ना। फॉर्मूला अगर याद रखो तो कंडीशन याद रखो। अभी मैं बताता हूं ये कौन सा वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बहुत कॉमन। ठीक है, जो इन्होंने बताया, तो ये लो तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा ही है, क्योंकि मुझे पता है ना क्या याद करोगे तुम। ठीक है, ये दो केसेस हैं। पहला केस, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को P% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को P% हानि पर बेचा जाए, तो कुल सौदे में, ये तो अभी मैंने आपको करके दिखाया पेन और ग्लास में, दो वस्तुओं का क्या समान था, क्रय मूल्य। एक पर P% का लाभ, एक पर P% की हानि, तो कुल सौदे में क्या होगा, ना लाभ ना। दूसरा केस जो ये फॉर्मूला बता रहे होंगे, है ना, इसी का होगा। दो वस्तुओं का क्या समान है, फॉर्मूला तो यूज करा, बट उसकी कंडीशन तो ध्यान रखो। वो है जब दो वस्तुओं का क्या समान हो, विक्रय मूल्य, एक पर P% का लाभ हो, दूसरे पर P% की हानि हो, तब होता है हमेशा हानि। और कितनी, P²/100। पहले इन दोनों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखवाए गए। पहला, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर P% का लाभ होता है, दूसरी पर P% की हानि होती है, तो कुल सौदे में ना लाभ ना हानि। दूसरा पॉइंट, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर P% का लाभ और दूसरे पर P% की हानि, तो कुल सौदे में हमेशा क्या होगा, हानि। और कितनी होगी, P²/100। मान लो मैं आपको बोलूं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आप करोगे 20 का वर्ग 400, 400/100, 4% हानि। सीसैट में भी ये सवाल पूछा गया। सीसैट ने पूछा यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, तो कुल सौदे में क्या होगा, 10 का वर्ग 100/100, 1% हानि। ये सीसैट का सवाल था एग्जैक्ट। ठीक है, बस कंडीशन ध्यान रखना। अब एक बच्चा कह रहा है P²/100 कैसा है। ठीक है, वैसे आपका काम का नहीं है, बट अगर कोई जानना चाहता है तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा और आप इसको डिराइव कर सकते हो।
क्या क्वेश्चन में दिया गया था? दो वस्तुओं का क्या समान है? विक्रय मूल्य। कुछ नोट मत करना, यहाँ पे ध्यान देना, ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया x, दूसरे वस्तु का भी विक्रय मूल्य x। पहले वाले पे क्या हुआ? लाभ कितने का? p%। दूसरे वाले पे क्या हुआ? हानि कितने की? इसका क्रय मूल्य नहीं पता, इसका भी क्रय मूल्य। अब हमें पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जब इस पे p% का लाभ हुआ तो 100 जमा p% ऑफ क्रय मूल्य इज इक्वल टू x। तो यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 100x बटा 100 प्लस p। ये पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ऐसे दूसरी वाली का, क्योंकि यहां हानि हो रही है, तो 100 माइनस p% ऑफ क्रय मूल्य इज इक्वल टू x। तो दूसरी वाली वस्तु का जब क्रय निकालोगे तो वो आएगा 100x बटा 100 माइनस ये पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य, ये दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य। जब मुझे लाभ या हानि प्रतिशत निकालना तो मेरे को कुल क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जब दोनों को जोड़ोगे तो 10 प्लस 10 जब करोगे तो नीचे यहां 100 प्लस पी है या 100 माइनस पी है, तो एलसीएम लोगे। तो जब एलसीएम लोगे तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये ऊपर आएगा 20,000x। ये आया कुल क्रय मूल्य वस्तु का। और कुल विक्रय मूल्य क्या था वस्तु का? ये तो कुल क्रय मूल्य आ गया, दोनों आर्टिकल्स का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य x और x, कुल विक्रय मूल्य क्या है? कुल विक्रय मूल्य कौन था जिसने पूछा था? फॉर्मूला आया कैसे? अच्छा मुझे बताओ, क्रय बड़ा है या विक्रय बड़ा है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? यहाँ पे देखो जरा, दो नंबर लिखे, एक लिखा है 20,000x बटा 10,000 माइनस पी स्क्वायर, और एक लिखा है 2x। दोनों में से बड़ा कौन सा है? कुछ भी बोलोगे मैं पूछूंगा, पता कैसे चला? देखो इन्होंने बोला विक्रय, मैंने कहा कैसे, फिर चुप हो गए। इनको लगा विक्रय में ऐसे कर रहा है, सीधा बोल देता हाँ विक्रय ही है। तुम विक्रय बोलोगे मैं तब भी पूछूंगा कैसे पता चला, क्रय बोलोगे तब भी पूछूंगा कैसे पता चला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पता कैसे चला। नहीं हानि तुम्हें अभी थोड़ा पता है हानि हो रहा है, अभी तो हम डिराइव कर रहे हैं, डिराइव करते वक्त थोड़ा पता होता है हानि हो रहा है। ऐसे पता नहीं लग रहा, पता लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 20,000x, नीचे खाली 10,000 लिखा होता, 20,000x बटा 10,000, भूल जाओ एक सेकंड, पी स्क्वायर नहीं है, 20,000x बटा 10,000 2x। अब 10,000 में से घटा रहे हो तो 10,000 से छोटा नंबर हो गया होगा, और जब नंबर छोटा होगा तो ये 2x से बड़ा आएगा, और जब क्रय मूल्य बड़ा होगा तो पक्का क्या हो रही होगी? हानि, क्योंकि क्रय बड़ा आ गया, विक्रय छोटा आ गया, यानी कि हानि हो रही है। अब हानि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं हानि निकालने के लिए? विक्रय मूल्य। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2x पी स्क्वायर अपॉन 10,000 माइनस ये आई तुम्हारी हानि। अब हानि प्रतिशतता निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं? हानि, हानि बटा में, हानि बटा में क्रय मूल्य, ये था क्रय मूल्य, इंटू 100। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये घट गया, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां क्या बचा? और यहां 2 जीरो बच गई थी, तो पी स्क्वायर बटा। अब तुम्हें ये जानना चाहिए, ठीक है, जब टीचर मना कर देना कि ये तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम्हें ये समझ जाना है हमारे काम का, क्योंकि तुम समझ के भी मुझे पता कितनों को समझ आ रहा होगा। फिर आधे इसको नोट भी करना चाहते हैं, तो अगर नोट नहीं होगा तो उन्हें लगेगा कुछ रह गया। कि आपकी क्लास में कुछ बच्चों को इतनी गंदी आदत होती है, मैं गलती से ऐसे कॉमा लिखा रहा है वो भी नोट करते हैं, जबकि वो गलती से मेरे से ऐसे टच हो गया, मान लो बोर्ड पे कुछ लिखा है वो ये भी नोट कर लेंगे, सर ने कुछ बनाया था डंडी सा, होगा काम का, क्योंकि उनको हर चीज नोट करने की आदत है। ठीक है, तो ये सब काम का नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट जो लिखवाए थे वो काम के। ठीक है, वो क्या थे?
यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर P% का लाभ, एक पर P% की हानि, तो कुल सौदे में ना लाभ ना हानि। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु पर P% का लाभ, दूसरी वस्तु पर P% की, तो कुल सौदे में P² बटा 100% की। अब मान लो इसके अलावा कुछ सवाल आ जाए, तो तुम्हें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें बस पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय विक्रय लाभ हानि प्रतिशत में से कोई भी दो चीजें दी हो तो तीसरी तुम निकाल सकते हो। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, एक सेकंड, चलो पहले ये करता हूँ, फिर मैं एक सवाल देता हूँ, इसका आंसर बताओ। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर 20% लाभ, एक पे 20% हानि, तो कुल सौदे में ना लाभ ना इधर प्रॉफिट नॉर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। एक सेकंड, इसका बताओ आंसर। दो वस्तुओं का क्या समान है, विक्रय मूल्य। देखो जब भी दोनों वस्तुओं के लिए बोलेगा ना, मैं ऐसे वर्ड लिखता है प्रत्येक। यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस इतना है, टोटल सेलिंग प्राइस नहीं, प्रत्येक का। अब ये आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया है, जानबूझ के आड़ी टेढ़ी वैल्यू दे देगा 19,625। अब कई लोग इसी पे कैलकुलेशन करते रहेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। पहले पे 30% की हानि, दूसरे पे 30% का लाभ, दोनों का क्या समान है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा हानि। 30 का वर्ग 900 बटा 100, यानी कि 9% की हानि। अब इसके अलावा कुछ भी आ गया तो आपको आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से करना होगा। वो जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन बनाए, एकदम बेसिक तरीके से, कुछ चाहिए ही नहीं टफ। ठीक है, आप सोचो, आप तो सी सेट के सवाल कर रहे हो जो कि आसान होते हैं। बहुत सारे लोग रियल लाइफ में जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी होती, बट वो लाभ हानि बहुत अच्छे से करते हैं। दुकान में नमकीन बेच रहा होगा, बट वो लाभ हानि बहुत अच्छे से जानता है। उसको प्रतिशत निकालना आता है, क्योंकि उसको पता है पूरे दिन दुकान चलानी है। अगर मुझे बेसिक नंबर्स ही नहीं आएंगे, प्रतिशत निकालना नहीं आएगा, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। ठीक है, तो वो बेसिक प्रतिशत प्रतिशत कैलकुलेशन, क्रय मूल्य, वो तो पता नहीं कितनी चीजों का ध्यान रखते होंगे। रियल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चन में तो बहुत आसान है। रियल लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती होंगी जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते, और हो जाती होंगी। ठीक है, बट वो अपना ध्यान रखते हैं कि भैया क्या प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक सेकंड। मान लो मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन लिखो एक सब। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु पर 25% लाभ हुआ है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई है। कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक आंसर आ रहा है ना लाभ ना हानि। ठीक है, एक आंसर आ रहा है ना लाभ ना हानि।
5% का लाभ। एक आंसर आ रहा है ना लाभ ना हानि, एक आ रहा है 5% का लाभ। क्या 5%? कितने का लाभ? एक ही आंसर आएगा ना। वो कह रहा है कुल सौदे में क्या हुआ। भाई मैं दिन में सपोज बहुत सारे काम कर रहा हूं, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है। ओवरऑल एक ही आंसर होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। कितना? 2.5% लाभ। देखो कुछ कुछ आंसर आया, मैं यहाँ लिख रहा हूं। पहला एक को आया 2.5% लाभ। लाभ के लिए मैं प्लस लिख रहा हूं जिससे समझ आए प्रॉफिट कह रहा है। एक कह रहा है कुछ नहीं हुआ, 0। एक कह रहा है 5% का लाभ। एक कह रहा है 5% की हानि। 1% का लाभ। चलो बस करो, अब यहां देख लेते। अब मान लो ऐसा सवाल आ गया, तो यहां पर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। पहले वाले में क्या बोला? 25% लाभ। आपको 25% देखते ही समझ आना चाहिए 25/100 जो कि क्या होता है, और 20% क्या होता है। इसका सिंपल ये मतलब होता है कि अगर मैंने कोई चीज 4 रुपए की खरीदी है तो उस पर 1 का लाभ हुआ है, यानी कि कितने की बेची है? 5 की। 4 की खरीदी है, 1 का लाभ हुआ, कितने की बेची है? अच्छा, ये तो पहले आर्टिकल का हो गया। दूसरा आर्टिकल, इसका मतलब है 5 की खरीदी है, 1 की हानि हुई है, यानी कि कितने की बेची है? यही था। 25% लाभ का मतलब ये, 20% हानि का मतलब। बट इस क्वेश्चन में बोला गया था दोनों वस्तुओं का क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है। यहां पे विक्रय क्या है? यहां पे क्या है? दोनों को समान बनाना है। 5 और 4 के पहाड़े का कोई ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो, 20। तो इसको 4 से गुणा करा क्योंकि 20 बनाना था इसको, तो इसकी सारी चीजें 4 से गुणा होंगी क्योंकि ये एक चीज 4 से गुणा हो रही है, तो सब 4 से। ये 5 हुई तो सब। अब कुल क्रय मूल्य देखो, यहां आया 16 रुपए और यहां आया 25 रुपए, तो टोटल क्रय मूल्य 41। 16 और 25। कुल विक्रय मूल्य 20 और 20। 41 रुपए का सामान खरीदा, 40 का बेचा। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने का? किसके रिस्पेक्ट में? इनटू, तो जब सॉल्व करोगे आएगा 218/41% की हानि। किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं था। अब किसी ने बोला 2.5%, बहुत क्लोज है बट सही, यानी कि वो भी कुछ गलत ही कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि तो उसका लॉजिक भी गलत होगा। तो ये मत कहना बहुत पास तो आ गए सर हम। मैथ्स में कुछ पास नहीं होता, एग्जैक्ट आंसर है तो सही वरना गलत। ये है सही आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कुछ भी सवाल है आपको बेसिक से जाना पड़ा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा, कोई कुछ फॉर्मूला नहीं लगा। मैंने क्या करा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले वाली वस्तु में 25% का लाभ हुआ। 25% क्या होता है? 1/4। तो मैंने कहा 4 की खरीदी, 1 का फायदा हुआ तो बेची 5 की। ये 1/5। 5 की खरीदी, 1 का घाटा हुआ, बेची कितने की? 4। यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, दोनों को समान बनाना है। 5 और 4 के पहाड़े का नंबर 20, तो इसको 4 से गुणा, इसको 4 से गुणा तो सबको 4 से गुणा, इसको 5 से गुणा तो सबको। कुल क्रय मूल्य 16 और 25 41, कुल विक्रय मूल्य 40। 41 वाली चीज 40 की बेची, तो 1 रुपए की हानि। इस पर 41 पर, सो 1/41 इंटू 100। क्या कह रहे हो? कर सकते हो एक्स वाई करके, करना चाहो कर सकते हो, बट बिना एक्स वाई के हो रहा है। सही है, अगर आप एक्स वाई से भी करोगे आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर गलत आ रहा है तो फिर तुमने गलत ही करा कुछ ना कुछ। अब मान लो कोई एक्स वाई से करो उसका आंसर गलत आ रहा है तो वो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा गलत में क्या गलती है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप गलत कर क्या रहे हो। मैंने आपको बोला था आपके मॉक टेस्ट के जैसे वीडियो सॉल्यूशन, अभी मुझे 3 ही मॉक टेस्ट मिले। मैंने 30 जो मॉक टेस्ट था उसके भी वीडियो सॉल्यूशन बना दिए। आज मैंने 32 वाले के भी वीडियो सॉल्यूशन बना दिए। ठीक है,
और फिर अगला जो मॉक टेस्ट जो 34 है शायद वो दिया गया मुझे, तो मैं उसके भी बना दूंगा कल, उसके भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ जो क्वेश्चंस आए हैं और जो आप पढ़ रहे हो, अब वो मॉक टेस्ट मैंने नहीं पढ़ा है, पर आप देखना अगर क्रमचे संचय आया है तो ज़्यादातर सवाल आपको हमारे क्लास से मिले, मैंने नहीं उनको बोला कि ये सवाल डालो ये डालो, वो जो डाल रहे हैं, ठीक है। उसी लॉजिक से मेजोरिटी सवाल सॉल्व होंगे, कुछ दो चार नए आएंगे, वो आने भी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप नई चीज को भी देखोगे कि क्या आ रही है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप सोचो एक मॉक में शायद 35 सवाल थे, दूसरा मॉक मैंने कराया उसमें 36 सवाल थे, 80 में से 36 सवाल मैथ्स के, ठीक है। तो जो कि एक बहुत अच्छा काउंट है मुझे लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते थे। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में पहले मैं बता दूं, हो सकता है ये थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है, तो उसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 रुपए की दर से 3 वस्तुएं खरीदी। अब यहां पर ऐसा नहीं कह रहा वो कि हर वस्तु 5-5 रुपए की खरीद, कह रहा 5 रुपए में टोटल 3 वस्तु, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है उसने 5 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी, 3, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है एक तरह से, मान लो 3 आर्टिकल्स थे, 3 आर्टिकल्स कितने में खरीदे, 5 रुपए में, और जब वो बेचता है तो कह रहा है 5 आर्टिकल कितने में बेच रहा है, 8 रुपए में, 5 आर्टिकल बेच रहा है 8 रुपए में, हर आर्टिकल 8 रुपए में नहीं बेच रहा, 5 आर्टिकल मिला के 8 रुपए के बेच रहा, अब उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए, ठीक है। लिखना हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको, क्या बोला मैंने, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी हैं और 5 वस्तुएं 8 रुपए में बेची हैं, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए, करो ट्राई, ठीक है। एक आंसर आ रहा है लॉस कितना, एक आंसर आ रहा है लॉस 4%, बाकी लोग करो एक बार ट्राई। ठीक है, एक और किसी का 4% हानि ही आ रहा है, ठीक है। मतलब सेम आंसर जिनका 4 आ रहा है वो तो सेम होगा, कुछ और आ रहा हो तो बता देना। एक आंसर आ गया हमारे पास 4%। ठीक है, कैसे करा, 4 कैसे आया, इसको बराबर किया बस, तो ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि 3 वस्तुएं और 5 वस्तुएं, पहले वस्तुओं को बराबर करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन होती है जितना सामान खरीदा उतना ही बेचा, जितना सामान खरीदा उतना ही सामान बेचा। तो 3 वस्तुएं 5 वस्तुएं, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो इसको 15 बनाने के लिए किससे गुणा, 5 से, इसको 15 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 25 रुपए का सामान खरीदा, इसको 3 से गुणा करोगे तो 25 रुपए वाला सामान 24 का बेचा, यानी कि क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 24 है, 25 वाला सामान 24 का बेचोगे, लाभ हुआ हानि कितने की, इसके रिस्पेक्ट में, तो 1/25 × 100, यानी कि 4% की, 4% की हानि, आंसर आ गया 4% हानि। यानी कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो सबसे पहले तो आपको वस्तुओं की संख्या समान करनी पड़ेगी, और 3 वस्तुएं वहां 5 वस्तु, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, दोनों तरफ 15-15 वस्तुएं कर दी।
ये समझ आ गया सबको? एक क्वेश्चन लिखो। यदि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है, यदि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, यदि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये यही क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ थी तो मैंने आपको लिखवा दिया। तो अगर किसी ने लिखा है तो ऐसे लिख लेना एग्जाम्पल 7 भी, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करा, क्या बोला गया? 11 वस्तुएं कितने में खरीदी थी? 11 वस्तुएं परचेज करी कितने में? 10 में। और 10 वस्तुएं, 10 आर्टिकल्स सेल कर दिए कितने में? 11 में। अब मैंने आपको बोला था वस्तुओं को सेम करना है। 11 और 10 का एलसीएम 110। इसको 10 से गुणा करेंगे, इसको 11 से। जब इसको 10 से करोगे तो ये 100, इसको 11 से करोगे तो 100 रुपए वाला सामान 121 का बिका, तो कितना प्रॉफिट? 100 में तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 100 रुपए का खरीदा, 121 का बेचा, तो 21% का लाभ। तो आंसर 21% लाभ। ये समझ आ गया सबको? करो एक बार इसको। क्या रहा आंसर? 10%। ठीक है, आप बताओ कैसे करा? ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला पहले उसको समझते हैं। इन्होंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करा जो हमारा बेसिक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। और वही लोग सबसे ज्यादा सवाल करेंगे जिनके बेसिक्स अच्छे होंगे। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला जब एक वस्तु बेची, कितने की बेची? 360, तो 20% का घाटा हुआ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यही तो था कि विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना? 360, और हानि प्रतिशत दिया हुआ कितना? जब मैंने तुम्हें बताया था विक्रय दिया हो हानि दिया हो तो क्रय निकाल सकते थे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, अगर किसी से नहीं निकल रहा यानी उसको अभी तक एग्जाम्पल नंबर 1 भी नहीं आया, क्योंकि ये तो हम एग्जाम्पल 1 में पढ़ चुके थे कि विक्रय मूल्य दिया हो हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है,
अब वो कैसे भी कर सकते हो, कई तरीके थे भाई। एक तरीका था, हम बोल रहे थे 100% की चीज खरीदी है, 20% का घाटा हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 80% ऑफ क्रय इज इक्वल टू, यहां से इन्होंने क्रय मूल्य निकाल लिया, इन्होंने क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 4.5। अब इन्होंने कहा जब क्रय मूल्य मेरे पास आ ही गया, मैंने चीज खरीदी है 450 की, मैं बेच रहा हूं 495 की, तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये भी आप कर चुके हो भाई, 450 की खरीदी, 495 की बेची, कितने का फायदा 45 का, किसके रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 10% प्रॉफिट, तो बिल्कुल सही, 10% लाभ। तो फाइनल आंसर जो है 10% लाभ। एकदम बेसिक से सॉल्व करा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सही अप्रोच है, सही आंसर। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालते ही नहीं है, जैसे इन्होंने क्रय मूल्य निकाला, इन्होंने बोला 80% ऑफ क्रय मूल्य 360, वहां से क्रय मूल्य निकालिए 450, फिर उन्होंने बोला 450 की खरीदी है, 495 की बेची है, तो निकाल। अब कई लोग क्रय मूल्य नहीं निकालते, वो देखो इस चीज को कैसे लिख देते हैं, सेम चीज, बट ये अप्रोच बिल्कुल सही है और एकदम सही आंसर है। पहले गो में कोई कर रहा है उसको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, बाद में हो सकता है तुम कोई और अप्रोच भी सोच लो, ठीक है। जैसे मान लो इन्हों एक अप्रोच और समझते हैं, पहले वाले केस में बोला गया 20% की हानि हुई, तो आपने सामान बेचा कितने परसेंट में, 80%। भाई मेरी कोई चीज 100% की है, मुझे 20% का घाटा होगा, तो मैंने कितने की बेची, 80। तो बेसिकली यही तो दिया हुआ है, 80% ऑफ क्रय किसके बराबर, यही दिया हुआ। अब मान लो मुझे नहीं पता अगले वाले केस में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, मुझे नहीं पता, तो मैंने यहां लिख दिया X% ऑफ क्रय किसके बराबर, 495, यही तो दिया हुआ था। बेसिकली क्या था, पहले बोला गया आपने 20% घाटे में बेची, तो मुझे पता चल गया 100% मेरी चीज होती है, 20% का घाटा हुआ, यानी कि 80% क्रय किसके बराबर। अब मान लेते हैं X% क्रय बराबर होगा 495 के, जो वो पूछ रहा है। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, मैं दोनों को भाग दे दूं, तो दोनों से क्रय क्रय कट जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, ये आ जाएगा 80/x इज इक्वल टू 360 अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बट जब आप सॉल्व करोगे कुछ x आ जाएगा 110, यानी कि पता चल गया आपने कितने में बेची है, 110% पे। आपकी चीज थी कितने की, 100%, बेची आपने कितने पे, 110%, तो कितने का कमाया, 10%। कोई ऐसे भी कर सकते, बट वो अप्रोच बेसिक है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, उसी में आप पहले फास्ट होना चाहिए, क्योंकि पहला गो ये है, ये सीखना जरूरी। तो जो नोट करना है एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो, इसे ट्राई।
बोला गया इस क्वेश्चन में अमन दो वस्तुएं प्रत्येक 4,000 रुपए में बेचता है, यानी कि पहली वाली भी 4,000 में, दूसरी वाली भी 4,000। पहली वाली पर उसे 25% का लाभ हुआ और कुल सौदे में ना लाभ ना हानि। तो अगर ज्ञात कीजिए उसने दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। कितने में? 25। ठीक है, एक आंसर 25। ये 16 दो बटा दी। ठीक है, एक आंसर 25 आ रहा है, एक 16 दो बटा दी। ठीक है, आपका 25 कैसे आया? 25 कैसे आया? क्या कह रहे हो? ठीक है, और किसी का? आपका 16 दो बटा दी। ठीक है, कैसे आया? सही अप्रोच है, सही आंसर। देखो क्या बोला उन्होंने। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में 4,000 की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है, इन्होंने 4,000 यूज करके सॉल्व करा है, कुछ गलत नहीं है। बट अगर आप 4,000 नहीं भी लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। बस ये ध्यान रखना, दोनों वस्तुओं का जो भी विक्रय मूल्य लो समान लेना है। पहले तो मैं बता रहा हूं जो इन्होंने करा। इन्होंने बोला, कितना आसान सवाल है, इन्होंने बोला पहली वाली वस्तु 4,000 में, इन्होंने कहा दूसरी वस्तु भी कितने में बेची है? 4,000। मान लो ऐसे ऐसे लिख लिया। अब पहले वाले में लाभ कितने का हुआ है? 25%। तो ये बोल रहे हैं 25% होता है 1/4, यानी कि 4 की खरीदी थी, 1 का लाभ हुआ, यानी कि कितने की बेची? तो 5 की वैल्यू 4,000 हुई। जब 5 की वैल्यू 4,000 है तो 1 की वैल्यू 800, और 1 हमारा लाभ था एक्चुअली में। इन्होंने क्या बोला, क्योंकि 25% था, 25% कितना होता है? ठीक है, तो 25% होता है 1/4। तो इन्होंने बोला 4 की खरीदी है तो 1 का लाभ हुआ, तो कितने की बेची? 5। अब इन्होंने 5 की वैल्यू 4,000, तो 1 की वैल्यू 800, तो वो 800 था। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर यहां पर 800 रुपए कमाए हैं तो यहां पक्का 800 का ही घाटा हुआ होगा, क्योंकि पूरे सौदे में तो ना लाभ और ना, अगर 4,000 का बेचा, 800 का घाटा हुआ है, तो खरीदा कितने का? 4,800। भाई 4,000 का तो बेचा है, 800 का घाटा हो गया, तो खरीदा कितने का? 48। तो 800 का घाटा किस पर? 800 का घाटा 4,800 पर। सो 800 बटा 4,800 इंटू, क्योंकि 1/6 इंटू 100, तो क्या आ गया? 16/2/3%। 16/2, तो एक अप्रोच है। अब एक सेकंड कुछ नोट मत करो, पहले समझो यहां पे। देखो मैं इस क्वेश्चन में एक और बात करता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? एक व्यक्ति ने पहली वस्तु बेची है, कितने लाभ पर? 25% लाभ। कह रहा दूसरी वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? कुल सौदे में ना लाभ। पर एक बात और बोली कि दोनों वस्तुओं का क्या समान है? विक्रम। अब मान लो मेरे पास 4,000 नहीं है, क्वेश्चन एक सेकंड ले देखो। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है? अगर 4 की खरीदी थी तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 1 का, यानी कि बेची कितने की? ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब उसने बोला था दोनों वस्तुओं का क्या समान है। अगर इसका 5 है तो इसका भी क्या होगा? अगर यहां 1 कमाया तो यहां घाटा भी कितने का? क्योंकि कुल सौदे में ना लाभ हानि। 5 का बेचा, 1 का घाटा हुआ, तो खरीदा कितने का? यानी कि 1 का घाटा किस पर? और 1/6 इंटू 100, 16/2। तो ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में कम टाइम लेता है, क्योंकि वहां सॉल्व थोड़ा करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो अप्रोच बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी कर सकते हो।
ये समझ आ गया सबको?